कंडीशंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और इसमें पहला केस हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर एक सिंगल ब्लॉक को अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो ब्लॉक का मूवमेंट है ना किस तरह से होगा। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स एन, है ना? और एन की वैल्यू यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है, नहीं तो इसका एक एफबीटी यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे अगर ये ब्लॉक एम था और इसको नीचे की तरफ कितना फोर्स मिल रहा है, एमजी, और ऊपर की तरफ है कांटेक्ट फोर्स एन, है ना? तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी। फिगर से दिख ही रहा है आपको, एन और एमजी एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तो इसलिए एन इज इक्वल टू एमजी। तो इसलिए एफ मैक्स की वैल्यू म्यू टाइम्स एन, है ना? तो फिर एफ मैक्स की वैल्यू फाइनली म्यू टाइम एमजी, है ना? ये तो कई बार बच्चे लोग ऐसा भी लिख लेते हैं कि हर बार म्यू टाइम्स एमजी, म्यू टाइम्स एमजी ऐसा लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को। ध्यान रखना, एफ टाइम्स, है ना, एफ एफ की वैल्यू जो है म्यू टाइम्स एन जो होती है ना, ये फिक्स है। लेकिन एन की वैल्यू हमेशा एमजी होगी, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, जैसे अभी तो देख लिया, चलो आगे देखेंगे क्या क्या आता है। देखो एन की वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो अभी फिलहाल हमारा एफ मैक्स की वैल्यू क्या है, म्यू एमजी है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लो मास की कोई वैल्यू दे दी है, जी का वैल्यू हमने 10 यूज कर लिया, म्यू की वैल्यू हमको कुछ दे रखा है, तो हमको कुछ एक वैल्यू ना मिलेगा, है ना? तो अब बताओ हमारा, सपोज कर लो ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मान लो हमको मिलता है, सपोज कर लो 10 न्यूटन, ठीक है? ये सॉल्व करने के बाद हमको 10 न्यूटन मिलता है। तो हम जो यहाँ पे सामने की तरफ जो फोर्स दे रहे हैं, अगर वो 8 न्यूटन का होगा, तो क्या हमारा ब्लॉक सिर्फ को खिसकेगा, है ना? क्या हमारा ब्लॉक जो है स्लाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? क्योंकि सामने की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन, है ना? जबकि हमारा फ्रिक्शन का अधिकतम वैल्यू कितना है? तो फ्रिक्शन का अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वो था 10 न्यूटन। तो क्या होगा? कोई मोशन नहीं होगा, है ना? और ये चीज हम लोगों ने देखा भी था। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी, है ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 8 न्यूटन। कैसे? क्योंकि भाई मैंने समझाया था, ये जो है एफ मैक्स जो है, ये म्यू एमजी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यहाँ पे एफ की वैल्यू अगर आपने 8 न्यूटन लिया है, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे की तरफ 10 न्यूटन नहीं हो जाएगा। पीछे 10 न्यूटन होने का मतलब गाड़ी पीछे चला जाएगा, है ना? ब्लॉक पीछे चला जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये रुका रहेगा, तो ये अगर रुका रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी पीछे की तरफ कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे जैसे आप फ्रिक्शन, ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है, इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी शुरुआत में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 5 न्यूटन था, तो पीछे भी 5 न्यूटन, इसको कर दोगे ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 कर दो ये भी 8 हो जाएगा, ये 10 कर दो ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमने कितना एज्यूम कर रखा है, 10। तो अगर ये 10 होता है, तो अब इसको अगर 11 न्यूटन कर दो, तो पीछे और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये 10 का 10 ही रह जाएगा। लेकिन सामने चूंकि अब 11 न्यूटन है, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कि अगर हम इसमें बोलते हैं पहला कंडीशन, है ना, इफ, अगर, है ना, इफ हमारा एफ मैक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू एफ होता है ना? ये ठीक है, चलो। अगर हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, एफ मैक्स है, इसकी वैल्यू, है ना, लेस या equal to, यानी कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर हमारी जो है एफ मैक्स से ग्रेटर होती है, अप्लाइड फोर्स जो है, कैपिटल एफ जो है, इसकी वैल्यू हमारा एफ मैक्स से अगर ग्रेटर हो रही है ना, तो यानी कि ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से बड़ा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोशन क्रिएट होगा, मतलब ब्लॉक स्लाइड कर देगा। तो अभी कहा था कि मान लो ये अगर म्यू एमजी अगर 10 न्यूटन का है, और अगर एफ जो है अगर ये 11 न्यूटन का है ना, तो 10 न्यूटन से ज्यादा तो फोर्स तो हमारा बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स का, है ना? तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। लेकिन केस बी, अगर हम ये बोलते हैं कि जो एफ मैक्स की जो वैल्यू है ना, एफ मैक्स की वैल्यू है, ये बड़ा है किससे, अप्लाइड फोर्स से, मतलब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा ये बड़ा है ना? तो साफ साफ अभी जो हमने देखा था, भाई एफ मैक्स की वैल्यू अगर ये 10 न्यूटन है, और आप जो लगा रहे हो अगर 8 न्यूटन मात्र है, तो फिर क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, नहीं करेगा, है ना? तो ये करेगा नहीं। और अगर मान लो ये बराबर भी हो गया, तो, है ना, तो बराबर भी हो गया तब भी मूव नहीं करेगा, है ना? क्योंकि जब बराबर रहेगा, ये हम जानते हैं, एफ और एफ मैक्स अगर बराबर होगी, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता रहेगा, है ना, मूव नहीं करेगा, है ना? तो ये जो कंडीशन था, इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से नो मोशन, मोशन जीरो, है ना, कोई मोशन नहीं होगा, ठीक। तो फिर इस मोमेंट पे, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो याद करो मैंने क्या समझाया था, अगर एफ मैक्स की वैल्यू एफ के बराबर है,
एफ मैक्स की वैल्यू है ना एफ के बराबर है ना, तो उस वक्त तो तुम्हारा भाई हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स ही हो गया। लेकिन अगर एफ मैक्स की वैल्यू है ना एफ से बहुत ज्यादा है, जैसे अप्लाइड फोर्स अगर मान लो सिर्फ मैंने कहा 5 न्यूटन है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स ये कैपिटल एफ जो है ये 5 न्यूटन का है और फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का है, तो क्या पीछे फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन निकल जाएगा क्या? नहीं, ये ब्लॉक तो स्लाइड ही नहीं करेगा। अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे हुआ ना, तो अगर रेस्ट पे हो तो पीछे की तरफ फोर्स कितना बोलोगे? पीछे की तरफ भी जो फोर्स है वो 5 न्यूटन ही हो जाएगा। जैसे रस्सियों में जो टेंशन जो अपने आप को एडजस्ट करता है, जब हम उसके ऊपर मास बढ़ाते चले जाएंगे तो रस्सियों का टेंशन भी बढ़ता जाता है ना। ये जो इफेक्ट मैंने आप लोगों को समझाया उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो ये पहला केस था। दूसरा केस देखिए, तो इसमें स्पेशल क्या था? इसमें कोई स्पेशल नहीं है। तो ये सब जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अभी देखे थे है ना एक दो ठो, तो उसी को अब जनरलाइज करके क्या है कि और आगे के प्रॉब्लम्स के लिए एक रोड मैप बना दे रहा हूँ। तो पहला कंडीशन है ना ये हो गया। इसमें सिंगल ब्लॉक के लिए हमने एनालाइज किया कि अगर फोर्स जो है अगर एफ मैक्स से बड़ा हुआ मोशन हो जाएगा, लेकिन जो फोर्स है अगर वो एफ मैक्स से छोटा हुआ या उससे बराबर हुआ तो मोशन जीरो, कोई मोशन नहीं होगा। दूसरा केस, अब टू बॉडी सिस्टम है और टू बॉडी सिस्टम में सबसे पहले स्मॉल एम पे मान लो हम फोर्स लगाते हैं एफ, है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फिर से टू ब्लॉक्स है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, और हम ऊपर वाले में फोर्स लगा रहे हैं एफ, और दोनों के बीच में फिर से फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों के बीच में म्यू है, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए अभी कैलकुलेशंस को हमको टफ नहीं करना है, पहले कंसेप्ट को समझना है, तो इसलिए मैं नीचे जो ग्राउंड है ना और कैपिटल एम है इनके बीच में फ्रिक्शन कुछ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस है उसमें हमने बहुत सारा ग्रीस लगा रखा है, ऐसा एज्यूम करो। ग्रीस लगा रखा है तो काफी चिकना सरफेस है, ठीक है। तो हमारा नीचे काफी हमारा सरफेस जो स्मूथ है या फ्रिक्शन जीरो है, लेकिन स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अगर पहले तो इसमें फोर्स का एनालिसिस करके देख लो। जब हम ये कैपिटल एफ अगर मान लो यहाँ पे नहीं दे रहे थे, उस वक्त स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फोर्स का एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक बार उस चीज को राइट साइड में देख लो। देखो कहाँ पे कैसे कैसे करके कौन कौन सा फोर्स रहेगा। ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। सबसे पहले स्मॉल एम पे कौन सा फोर्स नीचे की तरफ बोलोगे? एम डी, है ना। और ऊपर की तरफ क्या लिखोगे? कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स को मोस्टली एन से सिंबलाइज किया जाता है ना, इसलिए एन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, या यहाँ पे दो कांटेक्ट फोर्स होगा तो इसलिए एक को N1 लिख देते हैं, ये N1, ठीक है चलो। पर N1 दिया किसने, है ना। N1 स्मॉल एम को दिया किसने? कैपिटल एम ने दिया था। देखो स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर है कि नहीं, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर है, तो स्मॉल एम को ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा? एम कैपिटल एम लगाएगा। और अगर स्मॉल एम पे N1 फोर्स कैपिटल एम ने दिया तो उसको रिएक्शन में नीचे की तरफ क्या मिलेगा? उतना ही फोर्स मिलेगा, एक N1। इन्हीं दोनों फोर्सेस को याद करो, जब हमने थ्योरी पढ़ा था हम लोगों ने क्या कहा था? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। तो ये ऊपर की तरफ स्मॉल एम को जो N1 मिला उतना ही बराबर फोर्स N1 किसको मिलेगा? बड़े एम को, इधर नीचे की ओर, एक्शन रिएक्शन। या याद करो जिसको ये कंफ्यूजन होता है, कूलॉम्स फोर्स में याद करो। कूलॉम्स फोर्स में अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को फोर्स कैसे लगाता है? एक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा इस वाले पे, तो दूसरे वाले पे नीचे की तरफ लगेगा, ऐसा है ना। और यही तो मैंने आपको समझाया था कि इसके नीचे जो सतह है और इसके ऊपर जो सतह है ना, इन सतहों में इन सरफेसेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते थे, तो उसी कारण से हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स डेवलप होता था। ये मैंने आप लोगों को समझाया था, बस वही चीज है। तो देखिए ये N1 ये N1 ये क्या फोर्सेस है? एक्शन रिएक्शन, ठीक। अब चलो आ जाओ का तो फोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक mg और एक N1। बड़े वाले पे आ जाओ। बड़े वाले पे सबसे पहले जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है इसको एनालाइज कर लिया। कैपिटल एम के कारण नीचे की तरफ इसको कैपिटल एम जी फोर्स रहेगा, है ना, कैपिटल एम जी। और जमीन से सटा हुआ है तो जमीन भी इसको क्या देगा? कांटेक्ट फोर्स देगा, इसको बोल दो N2, है ना। ये सारे फोर्सेस हमने बना लिया। अब देखो चूंकि y डायरेक्शन में है ना, ये y डायरेक्शन हम इसको कह सकते हैं, तो y डायरेक्शन में हमारा सिस्टम क्या है? रेस्ट पे है। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? N1 mg को बैलेंस कर रहा है, तो N1 इज इक्वल टू हो गया mg, है ना। N2 किसको बैलेंस कर रहा है? तो N2 बैलेंस कर रहा था N1 प्लस mg को, N1 प्लस कैपिटल mg को, है ना, ये हो गया था।
और व्हिच इंप्लाइज n1 की वैल्यू चूंकि स्मॉल mg है, तो इसलिए n2 की वैल्यू आप लिख सकते थे m प्लस स्मॉल m इनटू जी। याद आ गया? यही चीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया था ना न्यूटन्स लॉ में। तो देखिए अब ये सब चीजों का यूज यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। तो n1 की वैल्यू mg है और n2 की वैल्यू क्या था n1 प्लस mg, बट n1 की वैल्यू चूंकि स्मॉल mg है तो n1 की जगह पे स्मॉल mg बिठा दो, तो m प्लस m इंटू जी, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, है ना। तो n2 की वैल्यू आप लोग कई बार पूछे भी थे मुझसे उस वक्त कि सर इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यस लिख सकते थे, लेकिन ऐसा आदत डाल लो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि बीच में जो इंटरेक्शन है ना, मोस्टली जो भी क्वेश्चन हमको पूछा जाता है ना कंफ्यूज करने के लिए, वही पूछा जाता है। स्कूल लेवल में डायरेक्टली n2 इक्वल टू m प्लस mg लिख दो चलेगा, है ना। लेकिन अभी जैसे कि आप जिस स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस वगैरह बनाना चाह रहे हो, नीट और जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हो, तो नीट और जेईई के जो क्वेश्चन जो घुमाया जाता है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शंस को लेकर ही एनालाइज किया जाता है मोस्टली। नीचे क्या हो रहा है ना, ऊपर क्या हो रहा है, ये चीज तो हमको पता है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है वही चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे उनको समझने के लिए आप फोर्सेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखो तो ज्यादा बेटर है। n1 इज इक्वल टू स्मॉल mg, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस कैपिटल mg, है ना। तो चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब आगे का पार्ट देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, है ना, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, मोशन हमें किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक अभी अभी जैसे समझा था उसी तरह से, अगर यहाँ पर अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमारा एफ मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, एफ मैक्स की वैल्यू, ठीक है भाई। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन है, बट स्मॉल एम को थोड़ी पता है कि नीचे एक ब्लॉक है। स्मॉल एम को तो लगेगा कि मैं तो किसी के सरफेस पे हूँ, है ना। अब जैसे देख लो हमारे पास है ना, ये जो माउस है मेरा, ये माउस को अगर मैं ऐसा रखा हूँ, हमको पता है कि ये माउस जो है मेरे पेपर के ऊपर है और पेपर एक खुद अलग सा सरफेस है, लेकिन माउस को तो ये सिंपली एक सरफेस ही लग रहा है ना। तो माउस ऐसे ऐसे सरकता रहेगा, ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा जो माउस ये मूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा जो माउस है, माउस को थोड़ी लगेगा कि वो इस पेपर वाले सरफेस पे मूव कर रहा है, कि ये नीचे पीछे जो ग्राउंड है उसके पीछे मूव कर रहा है। उस तरह से एज्यूम कीजिए। तो इसीलिए स्मॉल एम के लिए, है ना, ये जो कैपिटल एम का जो ऊपरी सरफेस है, वो बस एक सरफेस जैसा है, सिंपल ग्राउंड सरफेस जैसा ही है। तो इसलिए इसके लिए स्मॉल एम के लिए एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही टाइम्स एन। यहाँ पे कौन सा एन लगाओगे, तो देखो n1, है ना, n1, ठीक। तो n1 की वैल्यू क्या थी, तो स्मॉल एम, तो बिठा दो स्मॉल mg, है ना। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू या फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू स्मॉल mg, है ना। अच्छा अब यहाँ से आता है पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये था, सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हम ये बोलते हैं कि जो f है ना, अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा अगर f इससे छोटा हो गया तो क्या होगा, ठीक। चलो समझते हैं इसको। तो देखो, अगर सबसे पहले हम इसी कंडीशन को ले ले, इफ, है ना, f मतलब जो हम फोर्स लगा रहे थे, अगर ये ग्रेटर हो गया इससे f मैक्स यानी कि म्यू mg, एफ मैक्स से, है ना, क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये तो हम अभी भी थोड़ी देर पहले समझे थे कि भैया ये फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये सरकने लगेगा, है ना। किसके सरफेस पे, ये वाले सरफेस के ऊपर सरकने लगेगा। अब जैसे देख लो तुम्हारा ये जो बॉडी है, माउस मेरा जो है, देखो ये माउस को मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो माउस क्या है, इस पेपर के ऊपर सरक रहा है ना। तो फोर्स ज्यादा ही लगाया होगा, तभी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, माउस और मेरे पेपर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उन दोनों फोर्सेस को ये क्या कर पा रहा है, ओवरकम कर पा रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देख लो, सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू अगर म्यू एम जी है, और मैंने जो फोर्स लगाया वो अगर हमारा म्यू एम जी से बड़ा है, जैसे एफ मैक्स से अगर बड़ा है ना, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली मोशन होगा, है ना। बट क्या मोशन उसको बोलोगे, है ना, तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। देखो एफ की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, है ना, एफ मैक्स से ज्यादा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उससे ज्यादा है। तो दोनों के बीच में अगर जो फोर्स है, अगर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से हमारा अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा है, तो यहाँ पर स्मॉल एम बड़े वाले के ऊपर क्या करेगा, सरकेगा, है ना। लेकिन फिर बड़ा वाला क्या करेगा, बड़ा वाला भी सरकेगा, लेकिन अलग अलग से। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। देखो इसका कंसेप्ट बहुत ही सरल सा है। ये जो पेपर है ना, देखो ये भी सरक पा रहा है, नीचे मेरा जो बेस है वो, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरा एक सरफेस है, ये ब्लैक सरफेस है ना, और ये मेरा पेपर है, ठीक है। और उसके ऊपर ये माउस है। ये होता है कि नहीं, देखो मैं माउस को ढकेल रहा हूँ, देखा, माउस को ढकेल रहा हूँ, ध्यान देना, मेरा पेन है, मेरा उंगलियों पे ध्यान देना। देखो मैं इतना ही दिखा सकता हूँ अभी आप लोगों को लाइव, है ना, क्लासरूम को
एक वक्त हम लोग इसको मैं आपको लाइव करके दिखा सकता था। अभी मैं इतना समझा सकता हूँ, देखिए ये भी एक मूवेबल बॉडी है ना? और नीचे जो मेरा पेपर है ये भी एक मूवेबल बॉडी है ना? लेकिन ये हम दोनों को इस तरह से टू बॉडी सिस्टम की तरह से एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम, है ना? अब देखो मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम की तरह से जो हमने अभी थ्योरी समझा, उसको मैंने ऐसा समझाया आप लोगों को कि मान लो ये स्मॉल एम है माउस, है ना? ये माउस जो स्मॉल एम है और ये जो पेपर है ये कैपिटल एम है। तो दोनों को अगर मैं एक साथ रख देता हूँ, है ना? एक सिचुएशन ये भी हो रहा है देखो, दोनों साथ-साथ जा रहे हैं, देखा? साथ-साथ जा रहे हैं, देखा? थोड़ा भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ध्यान दे रहे हो? देखो, ध्यान से देख रहे हो? जो-जो मैं माउस को खींच रहा हूँ, है ना? तो पेपर भी साथ-साथ नीचे से वैसे फिसल रहा है। एक तो ये मोशन हो रहा है, माउस और पेपर साथ-साथ मूव कर रहा है ना? एक मोशन ये भी हो रहा है देखो, माउस और पेपर अलग-अलग मूव कर रहा है। ये देखो, माउस जो है ना? ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है और पेपर उसके पीछे-पीछे आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है। और माउस ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है और पेपर भी जा रहा है, लेकिन पेपर आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है। ये इफेक्ट दिखा? ध्यान से देखो फिर से, है ना? देखो, माउस और पेपर का स्पीड देखना, कहाँ से पता चलेगा? नीचे लिखा हुआ जो फिगर्स है उससे देखोगे, तो उससे क्लियर होता है। देखो, माउस का जाना ये हो रहा है ना? और पेपर भी अगर जाता है तो ये होगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो देखो कैमरे में देखना, तो माउस देखो मैं माउस को खींच रहा हूँ, लेकिन साथ-साथ देखो पेपर भी जा रहा है ना? दिख रहा है? तो माउस और पेपर का क्या हुआ? रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक वेग। मतलब माउस पे फोर्स लगा है तो माउस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पेपर भी साथ-साथ नीचे क्या हो रहा था? सरक रहा था। और ये इफ़ेक्ट आप लोगों ने भी देखा या भी करके देख लो। एक पेपर के ऊपर, है ना? जिस कॉपी के ऊपर आप लिख रहे हो, उसके ऊपर एक बड़ा-सा हमारा बुक उठा दो, फिजिक्स का मोटा-मोटा बुक आता है स्कूल लेवल में, तो वो सब बुक उठा के देख लो, है ना? उठा दो और बुक को खींचो। बुक खींचोगे तो नीचे का जो पेपर है वो भी तो सरकता है। सरकता है कि नहीं सरकता है ना? तो ये जो इफ़ेक्ट है, उसी इफ़ेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारा जो फ़ोर्स है F, है ना? अगर ये F मैक्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है अपेक्षिक, है ना? अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग हमारा क्रिएट होगा। अब देखो, अपेक्षिक वेग अगर क्रिएट होगा, यानी कि स्मॉल एम अलग जाएगा और कैपिटल एम अलग जाएगा, है ना? तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का ज़रा फ़ोर्स का ज़रा डायग्राम तो बना लो। तो देखो क्या होगा? स्मॉल एम पे हमने फ़ोर्स लगाया था कितना? F, है ना? लेकिन स्मॉल एम पे पीछे जो है, वो क्या रहेगा? क्योंकि दो ये सिचुएशन है ना? तो स्मॉल एम पे जो पीछे की तरफ जो फ़ोर्स रहेगा वो एफ मैक्स रहेगा। अब बताओ, हम लोगों ने जो अभी-अभी जो प्रॉब्लम एक देखा था उसमें मैंने क्या समझाया था कि फ्रिक्शनल फ़ोर्स जो सिर्फ़ है वो मोशन को अपोज़ नहीं करता, वो हेल्प ही करता है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम को अगर अपोज़ कर रहा है तो कैपिटल एम को क्या करेगा? इसको हेल्प करेगा, है ना? तो एफ मैक्स वो जो फ़ोर्स होगा ना, ये फ़ोर्स एक्चुअली कैपिटल एम को आगे खींचने के लिए हेल्प करेगा। या इसको आप अभी जैसे मैंने कांसेप्ट समझाया था रस्सी, है ना? तो एक रस्सी का इमेजिनेशन करके देख लो। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में मान लो एक रस्सी बंधा हुआ रहता, तो क्या होता? तो हमारा हम फ़ोर्स लगा रहे थे कैपिटल एफ किस पे? स्मॉल एम पे। तो स्मॉल एम को जो रस्सी में जो तनाव रहेगा, रस्सी में जो फ़ोर्स रहेगा या टेंशन फ़ोर्स रहेगा, वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगा, है ना? लेकिन वही टेंशन जो होगा रस्सी में, वो तो कैपिटल एम को खींचेगा ना, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं ये? अगर इन दोनों के बीच में अगर रस्सी का इमेजिनेशन करो, है ना? रस्सी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन रस्सी जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ये मैंने आपको समझाया। इसलिए एक रस्सी इमेजिन करके देख लो कि जब हम स्मॉल एम को दाएँ ओर खींचेंगे बाय अप्लाइंग ए फोर्स कैपिटल एफ, है ना? तो रस्सी में जो तनाव रहेगा, रस्सी में जो टेंशन रहेगा, वो क्या करेगा? स्मॉल एम को आगे बढ़ने से रोकेगा, है ना? लेकिन वही टेंशन तो कैपिटल एम को खींचेगा ना, रस्सी बांध के इमेजिन करो, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली वही इफ़ेक्ट एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स का भी होता है। तो देखिए, यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यहाँ पे स्मॉल एम को आगे बढ़ने से तो रोकेगा, लेकिन कैपिटल एम को क्या करेगा? हेल्प करेगा आगे बढ़ने। तो इस तरह से एक्चुअली जब आप, है ना, स्मॉल एम पे फोर्स लगाए थे, तो और फोर्स अगर काफ़ी ज़्यादा था, देखो फोर्स आपका एफ मैक्स से काफ़ी ज़्यादा था, है ना? तो दोनों ब्लॉक जो है अलग-अलग मूव किए। कैपिटल एम और स्मॉल एम अपना अलग-अलग इंडिपेंडेंट मूव किए। तो देखो, अगर दोनों अलग-अलग मूव किए तो दोनों का अपना-अपना त्वरण होगा, दोनों का अपना-अपना एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बहुत ही सरल है। साफ दिख रहा है भाई, इसको सामने की तरफ एफ मिल रहा है, पीछे की तरफ एफ मैक्स मिल रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो बड़े वाले छोटे वाले की है पहले, है ना? तो इसके लिए अगर बोलोगे तो इसके लिए बन गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एफ हो जाएगा एफ माइनस एफ मैक्स, एफ माइनस एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एम। और कुछ बोलो, समझ में आया? सामने की तरफ हमने दिया था फोर्स एफ, पीछे की तरफ जो घर्षण बल था उसका वैल्यू था एफ मैक्स, है ना? या स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ मैक्स, है ना? सब्सट्रैक्ट कर दे तो नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना? टोटल मास तो भाई स्मॉल एम ही है only, है ना? फोर्स, है ना? या नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या बनेगा? एक्सेलरेशन।
लिख दिया इसको एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल। ठीक ठीक उसी तरह से अब कैपिटल एम का एक्सेलरेशन बताओ, है ना? कैपिटल एम का एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारा, कैपिटल एम के एक्सेलरेशन की वैल्यू, भाई कैपिटल एम को नीचे फ्रिक्शन फोर्स है क्या? नहीं था, है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही देखो सिंपल रखने के लिए मैं यूज, तो बहुत है ना? फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे 0 था। तो एफ मैक्स हमारा जो था वो अप्लाइड फोर्स जैसा बिहेव करेगा कैपिटल एम के लिए, ठीक है? देखो जो फोर्स इसको रोक रहा था स्मॉल एम को, वही फोर्स इसको क्या करेगा? खींचेगा। तो इसको खींचने वाला फोर्स एफ मैक्स ही है। ये यहाँ पे भले एफ मैक्स लिखा हुआ है, ध्यान मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई ये जाएगा कैसे, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स ही कैपिटल एम को खींचेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम क्या हो जाएगा? एफ मैक्स जो फोर्स है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये रिलेशन क्लियर हुआ सबको, है ना? तो केस बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल केस था, ध्यान से समझना, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारा कैपिटल एफ जो है, अगर एफ मैक्स से छोटा होता है या उसके बराबर भी होता है, तो हम बोल रहे हैं नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक के बीच में किसी प्रकार का कोई अपेक्षित वेग नहीं रहेगा, है ना? दोनों कैसे जाएंगे? साथ साथ जाएंगे, यानी कि नो रिलेटिव मोशन, और both will move both will move together, both will move साथ साथ, ठीक है? ये कंडीशन तो साथ साथ जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, दोनों ब्लॉक अलग अलग नहीं जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। तो दोनों अगर साथ साथ जाएंगे तो फोर्स भले हमने इसको दिया है ना या नीचे को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ साथ जब जा रहा है कंडीशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फोर्स किसको मिल। तो अल्टीमेटली सीधा एक ही चीज आप जानते हो, दोनों भाई साथ साथ जा रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक को सिंगल बॉडी मान लो। तो फिर फोर्स की वैल्यू हमारा एफ था, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम कर दो, ये बन गया हमारा एक्सीलरेशन, है ना? और यही एक्सीलरेशन किसका बनेगा? ये एक्सीलरेशन स्मॉल एम का भी बनेगा और यही एक्सीलरेशन कैपिटल एम का भी बनेगा। दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है? तो बोलिए समझ में आ गया दूसरा कंडीशन? स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। लेकिन कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना? वंस अगेन म्यू नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन अब की बार हम जो फोर्स है ना वो नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे, ठीक है? अब की बार हम जो फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे एफ लगा रहे हैं। और अब अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, है ना, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का मोशन कैसा होगा यही हमको जानना है, ठीक है? तो तुम खुद जरा सोच के देखो एक बार, है ना? जरा सोच के देखो, चलो एक एग्जांपल अपने सामने ही है। ये तो एक पेपर अपना, है ना? इसका ऊपर कैपिटल एम मान ले, ये तो पेपर है अपना, है ना? और ये मेरा माउस, इसको स्मॉल एम मान ले, है ना? हालांकि माउस भारी है बट चलेगा, ठीक है? ये देखो, अब आप कुछ सोच के बताओ, ऐसा टाइप का सिचुएशन है ना? क्या टाइप का मोशन क्रिएट होगा? तो देखो, ये देखो, मैं पेपर को पकड़ लिया, इसको पेपर को पकड़ लिया मैंने, ठीक है? ध्यान देना, पेपर को मैंने पकड़ लिया और पेपर को खींच रहा हूँ। क्या पेपर को, क्या हुआ? दिखा ना आप लोग कैमरे के सामने क्या हो रहा है? आप पेपर को खींच रहे हो, ये लोग पेपर को पकड़ के खींचा, तो पेपर को पकड़ के खींचा तो क्या हुआ? माउस भी साथ साथ आया, यानी कि आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो स्मॉल एम कैपिटल एम की क्या होगा? साथ साथ जाएगा, ठीक ठीक है? लेकिन क्या हमेशा, है ना? चलो चेक करते हैं, देखो देखो, यहाँ देखना, ठीक है? फिगर देख लो, ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है और माउस यहाँ पर है, ठीक है? देखो मैं फोर्स अगर कम लगाता हूँ तो दोनों साथ साथ जा रहा है, ठीक है? सही है, साथ साथ जा रहा है, सब सब सही है, साथ साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाता हूँ, अब बताओ, है ना? देखो मैंने फोर्स ज्यादा लगा दिया, देखा? फोर्स ज्यादा लगा दिया, माउस कहाँ छूट गया? ये देखो, माउस यहाँ पे था, इस जगह पे, है ना? फोर्स अगर मैंने ज्यादा लगाया, माउस को ध्यान देना, देखो क्या हो गया, देखो तो फिगर देखा, पहले माउस इस पोजीशन पे था लेकिन माउस थोड़ा सा पीछे गया, दिखा ये चीज? लेकिन यही जो इफेक्ट है ना, इसको हमको अभी मैथमेटिकली समझना है। तो देखो यहाँ पर भी यही इफेक्ट एक्चुअली आपको यहाँ पर, ये जो मैंने फिगर बना के रखा हुआ है यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए, स्मॉल एम और कैपिटल एम जब दो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक इस तरह से रखा जाता है ना, तो अगर आप फोर्स नीचे वाले ब्लॉक को लगाते हो तो एक कंडीशन में दोनों साथ साथ जाएंगे, बट एक कंडीशन पे क्या होगा? दोनों अलग अलग जाएंगे। और हमको यही चीज निकालना है ना? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग कब जाएंगे, है ना? क्योंकि फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को लगा था तो पिछले वाला केस तो हमने देखा बहुत ही सिंपल से था,
कुछ था नहीं, लेकिन फोर्स तुम नीचे लगा रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो चलिए, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में हमने फोर्स एफ लगाया, है ना, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू था। ग्राउंड और जमीन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सॉरी, ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो पहले हमने एज्यूम कर लिया कि चलो हमने फोर्स ज्यादा नहीं लगाया भैया, कम लगाया, तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने लगा दिया कि इफ both are moving together, अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं, है ना, तो देखो हमने पहले से यहाँ पे कंडीशन एज्यूम कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने अभी बताया, तो इसलिए इसको पहले से ही एज्यूम करना जरूर रहेगा कि मान लो पहले ही साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है, चलो साथ साथ जा रहे हैं, तो अगर साथ साथ जा रहे हैं तो फिर हमारा दोनों के बीच में, है ना, जो साथ साथ जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन की यहाँ पे ज्यादा हमको एनालाइज करने का जरूरत नहीं है, दोनों साथ साथ जब जा रहा है तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई, टोटल फोर्स आपने एफ लगाया था और दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो टोटल मास एक साथ ले लो, एम प्लस एम, हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना। तो चलो आ गया ना, है ना, कि चलो कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो त्वरण का मान हो जाएगा एफ बाई एम प्लस एम, है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई एम प्लस एम। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गया तो क्यों ना चलो यही पता कर लेते हैं, स्मॉल एम को भैया क्या फोर्स मिला और कैपिटल एम को भैया क्या फोर्स मिला। तो देखो स्मॉल एम को क्या फोर्स मिला था, मान लेते हैं F1 बोल देते हैं। देखो दोनों साथ साथ अगर जा रहे हैं तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा, कैपिटल एम का भी क्या होगा, यही ना होगा, है ना। तो फिर हमारा F1 और F2 की जो वैल्यूज है वो क्या क्या होंगी। F1 जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, देखो यही तो मैंने प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना, बस उसी को जनरल तरीके से अब समझा रहा हूँ। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए, है ना, और F2 जो है वो हो जाएगा कैपिटल एम इनटू ए, यही तो आएगा। तो फिर ए की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, कितना निकाल रखा है, एफ बाई एम प्लस एम, तो ऐड कर दो इस टर्म को यहाँ पर, तो ये बन गया एम एफ बाई एम प्लस एम, और एम ए अगर करोगे तो कैपिटल एम एफ बाई एम प्लस एम किया जाएगा, है ना। और देखो मैंने हर बार आपको क्या कराता हूँ, मैं आपको क्रॉस वेरीफाई भी कराता हूँ, जरा ऐड करके देखो इन दोनों को जोड़ के देखो तो क्या बनता है, एम एफ बाई एम प्लस एम, एम एफ बाई एम प्लस एम, देखो जोड़ोगे तो एफ बाई एम प्लस एम जो है वो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा फिर से एम प्लस एम, और फिर ऊपर नीचे ये एम प्लस एम अगर कट जाएगा तो टोटल फोर्स एफ ही रह जाएगा। और ये चीज तो हमने पहले भी जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया था उसी में देखा था कि नहीं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो यहाँ पर भी देखो आपने फोर्स लगाया था भले नीचे वाले पे, लेकिन पूरा फोर्स नीचे वाला नहीं खाया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। F1 मिला इसको और F2 मिला इसको, नीचे वाले को आपने दिया था F, लेकिन मिला इसको सिर्फ F2, है ना, कम मिला, कारण क्या है, ऊपर भी एक ब्लॉक है तो उसका भी ध्यान रखना है कि नहीं, है ना। तो ये चीज था। अब मुझे ये बताओ, है ना, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं तो ये उनके रिलेशंस हो गए, है ना। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वैल्यू, है ना, है कितना, वो वैल्यू तो म्यू टाइम्स एन है ना, म्यू टाइम्स एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर mg, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, mg मतलब यहाँ पे स्मॉल एम, है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो बताओ मुझे F1 फोर्स इसको मिला कहाँ से, है ना, F1 दिया कहाँ कौन इसको। तो क्या यही चीज हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल किया था तब मैंने बताया था कि नहीं, कि भाई हमारे स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में अगर रस्सी में एज्यूम कर लो, तो कैपिटल एम को अगर हम The खींचेंगे, frictional force है of ना, other कैपिटल forces. एम को अगर हम खींचेंगे तो कैपिटल एम को जो घर्षण या रस्सी जो है अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो वही रस्सी स्मॉल एम को क्या करेगा, हेल्प करेगा खींचने के लिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर रस्सी में जो टेंशन है वो स्मॉल एम को हेल्प करेगा, लेकिन रस्सी तो है नहीं, तो यहाँ पे है कौन, फ्रिक्शन। यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो चूंकि मैं कैपिटल एम को खींच रहा था तो कैपिटल एम को फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा, बट स्मॉल एम को क्या करेगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स जो दोनों के बीच में वो हेल्प करेगा, है ना। तो वही चीज समझा था। यानी कि बताओ तो ये जो F1 फोर्स था, क्या ये F1 फोर्स एक्चुअली हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं था। चलो रिकॉल करके देखो तो देखिए, अगर हमारा ये कंडीशन हम ले लेते हैं कि अगर हमारा ये बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी
एफ बाई एम प्लस एम। और एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर एफ प्लस एम है तो स्मॉल एम और कैपिटल एम को जो रेस्पेक्टिव फोर्सेस मिल रहे थे वो कितनी हो जाएगी? तो स्मॉल एम पे हो जाएगा F1, इसका वैल्यू एम है, और कैपिटल एम पे हो जाएगा F2, इसका वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एम, है ना? तो फिर हमारा F1 की वैल्यू हो गया एम एफ बाई एम प्लस एम, है ना? और कैपिटल एम पे जो फोर्स है F2 ये हो जाएगा कैपिटल एम एफ बाई एम प्लस एम। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि स्मॉल एम को ये F1 मिला कहाँ से? तो देखो ये सीधी सी सिंपल सा कंसेप्ट था कि भाई स्मॉल एम और कैपिटल एम के जो बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एम को अगर आगे बढ़ने से रोकता था, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एम को हेल्प करता था। यानी कि F1 जो है वो और कुछ नहीं है। F1 हमारा क्या चीज है? F1 हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो इसलिए हमने ये कंडीशन को देखो आगे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि जब हमारा स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के ऊपर सरकने ही वाला है ना? When small m is about to slide, तो F1 is equal to क्या हो जाएगा? F max। ये क्यों लिखा समझ में आ गया? तो ये फोर्स है, ये और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ये हमारा घर्षण बल ही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो इसलिए इसको इस तरह से रिलेट कर दिया ताकि F का रिलेशन हम निकाल सके। तो इसके लिए आगे देख लो, तो F1 की वैल्यू को रिप्लेस कर दे एम एफ एम प्लस एम, है ना? और F max की वैल्यू तो हमारा ये न्यूटन एम जी होता है, तो बिठा दिया ये, है ना? तो दाएं बाएं एम काट गया, तो F की वैल्यू हमको कितना मिला? तो F की वैल्यू हमको मिला म्यू एम प्लस एम जी। यानी कि इससे हमको ये समझ में आता है कि जो फोर्स है ना, जब म्यू एम प्लस एम जी के बराबर होगा, है ना, तो दोनों लोग तो साथ साथ जाएंगे, लेकिन जो है स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है वो सरकने के कगार पे रहेगा। समझ में आया सबको? तो अभी अभी जो कंडीशन हमने पाया, अब उनको जनरलाइज करते हैं। अगर कैपिटल एफ जो हम दे रहे थे, इफ दैट फोर्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम जी, तो बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना? दोनों साथ साथ जाएंगे, क्योंकि हमने इक्वल वाला कंडीशन देखा था कि भाई इक्वल होने पर क्या हो रहा था, मूव हो ही रहा था। तो कम होगा तो क्या होगा, तो भी साथ साथ ही जाएंगे। तो फिर ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, तो ग्रेटर हुआ तो भाई वो हम जानते हैं, अगर ये एफ अगर इससे ग्रेटर हो जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में अपेक्षिक वेग रहेगा और दोनों जो है अलग अलग सेपरेटली मूव करेंगे, बोथ विल मूव सेपरेटली, है ना? तो इसी में फोर्स डायग्राम देख लो। अब देखो, हम फोर्स लगाए थे किस पे, कैपिटल एम पे लगाए थे, तो कैपिटल एम पे एफ लगाया, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एम को तो रोकेगा, है ना? लेकिन वही फ्रिक्शनल फोर्स फिर कैपिटल सॉरी स्मॉल एम को क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिकल इक्वेशंस एक्सेलरेशंस के दोनों के अब ये हो गया। तो स्मॉल एम के लिए अगर बोलोगे तो स्मॉल एम को खींचने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय, और कैपिटल एम पे देखो तो कैपिटल एम को दाएं तरफ एफ मिल रहा था और लेफ्ट तरफ स्मॉल एफ मिल रहा था, है ना? स्मॉल एफ मैक्स मिल रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस एफ मैक्स, ये स्मॉल एम हो जाएगा हमारा एफ माइनस एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एम। क्लियर हुआ सबको?